पैसा मिले और वो आपका फ्यूचर की चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है वो गाय दूध दे रही है 3 महीने में और वो मुझे पैसा दे के जा रही है, तो आप क्या करोगे? उसे लोग पैसा लगाते हैं। अब 2 तरीके समझना। आज मान लो राम और शाम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, ये भैया आपको नियम बनाने पड़ेंगे शेयर मार्केट में। आप सोच रहे हो मैं खरीद रहा हूं और आगे जाकर के खेल को आपको समझना पड़ेगा। जब प्रॉफिट आपके पास आता है उसे 4 गुना समझने की जो हमारी दृष्टि है तो बिल्कुल सही वो, पर उस 4 गुने की दृष्टि बताई थी जब कोई शेयर पहले ही 50, 100, 150 भागा हुआ हो और कुछ इवेंट आने वाले हों। ध्यान रखना इस बात को। दोबारा से कल हो रहा था, अगर उन्होंने पहले अपना प्रॉफिट समय अनुसार लिया होता, एक्चुअल चेक कर लेना, वो प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा आपके लॉस से। चेक करना एक बार जाके। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर कोल इंडिया की, बात करेंगे TTML, BSNL, MTNL की, और बात करेंगे सर IDPI बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले जिस तरीके से मैं आपको बताता ही हूँ भैया, अपना जो प्रॉफिट है उसे तो हमें संभाल कर रखना ही पड़ता है। आज जितने भी लोगों को लॉस हो रहा था, कल हो रहा था, अगर उन्होंने पहले अपना प्रॉफिट समय अनुसार लिया होता, एक्चुअल चेक कर लेना, वो प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा आपके लॉस से। चेक करना एक बार जाके। जो आप समय पर अपनी चीज़ों के अनुसार करते आए हैं, आज वो 2 दिन के अंदर जो चीज़ें तब्दील हुई हैं गिरावट में, वो ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी, क्योंकि हमारा मकसद हमेशा खुद को बचाव करने का है। देखो सर, जब भी कोई बड़े बड़े लोग कुछ चीज़ बोल के जाते हैं या अलग अलग रणनीति बनाते हैं, मैं उस विधि को, उस साइकोलॉजी को पकड़कर आपके सामने रखता हूं, और अधिकतर देखने को आपको मिलता है वो 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा, जिस तरीके से बजट की चीज़ें, और उससे पहले मैंने आपको कहा था कि बजट से पहले एक आधी गिरावट वो होना संभव है, पर वो काफ़ी दिनों से आपको देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ भी समझाई थी कि 1 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की एक सड़क है, और किसी ने हमें गड्ढा बताया तो वो 1 से लेकर 50 तक के कभी भी आ सकता है ना। ये सारी चीज़ें वैसी हो रही हैं, वैसी चीज़ें चलती जा रही हैं। तो जब हम कुछ प्रॉफिट लेकर शांत बैठें और अगर हमें ख़रीदना है तो कुछ अमाउंट लगाएं, पर सारी ना लगाएं, फिर कुछ चीज़ों को समझें, कुछ होने वाला है, उस विधि से भी हमें आगे बढ़कर चीज़ों को करना पड़ता है ना। जैसे आज कितने अच्छे आपको देखने, जैसे एक चीज़ और मैं बताऊं, आजकल बाज़ार की स्थितियां थोड़ी सी चुनावी भी हैं, यानी कि राजनीतिक भी ज़्यादा है। चाहे आप यूपी की, जैसे कल मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, तो एक बार न्यूज़ देख के आओ आप। वो अगर न्यूज़ जिस तरीके से आ रही हैं वो निगेटिव असर डाल रही है, एक बार चेक कर लेना है ना। तो हो सकता है ये आपको बाद में भी तरस आए, मतलब थोड़ा सा निगेटिव लेकर आए आपको अगस्त के टाइम पर। फ़िलहाल तो बजट का माहौल है, और बजट के लिए जैसे ही चीज़ें पास होती जाएंगी, अब पास के आप तो 2 दिन छुट्टी आई, और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है सर। देखो सर, मैंने आपको एक रणनीति बताई थी, जब कोई शेयर पहले ही 50, 100, 150 भागा हुआ हो और कुछ इवेंट आने वाले हों। ध्यान रखना इस बात को। दोबारा से, तो ज़रूरी नहीं कि जो शेयर पहले ही 50 से 100 हुआ पड़ा है और वो आपको इवेंट से पहले फिर 200 हो जाए, होने का नहीं है ऐसा वो। क्योंकि कुछ चीज़ जब पहले इतनी भागी है तो वो कितना भाग जाएगी आप खुद समझो। वो भागेगी कब? जब वो पहले गिरेगी। तो गिरावट तो आपको देखने को 2 दिन से लगातार बढ़िया वाली मिल रही है। ये गिरावट, ये आपसे छोटी मोटी गिरावट मत समझना भैया। तभी मैं कहता हूँ स्थितियों को भापो, अपने प्रॉफिट सबसे बड़ा होता है। कल भी मैंने ये चीज़ें आपको समझाई, उससे पहले भी चीज़ें समझाई हैं। तो जब हम खुद को करोड़पति बनने के सपने के साथ मार्केट में लाते हैं, वो बिल्कुल एक गलत रणनीति है। मार्केट के खेल को आपको समझना पड़ेगा। जब प्रॉफिट आपके पास आता है उसे 4 गुना समझने की जो हमारी दृष्टि है तो बिल्कुल सही वो, पर उस 4 गुने की दृष्टि आपको ये समझनी है 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये चीज़ें समझ कर देखनी है उसको भैया। बहुत तरीक़ों से, अलग अलग रणनीतियों से लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर दोबारा एंट्री करते हैं, फिर प्रॉफिट बुक करते हैं। वो हमेशा आपको सफल दिखेंगे। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का विषय है तो फिर इन टेंशनों में आपको रहना बिल्कुल भी नहीं है।
एक माध्यम होता है सिप का, धीरे धीरे सिप लगाना, धीरे धीरे शेयरों को एवरेज करना, धीरे धीरे आगे की तरफ रणनीतियों के साथ बढ़ना। भैया जो 2 अकाउंट के जो मसले हैं वो इसी तरीके से हैं। दूसरे अकाउंट के पास हमारा प्रॉफिट है, यानी कि हमने अपनी जेब में से उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं डाला। हम क्या करते हैं, पहले अकाउंट से प्रॉफिट लेकर दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर वो रेड भी है तो हमें क्या दिखता है, भैया हमारा तो सारा प्रॉफिट था। ये भैया आपको नियम बनाने पड़ेंगे शेयर मार्केट में। आप सोच रहे हो मैं खरीद रहा हूँ और आगे जाकर प्रॉफिट बुक करूँगा, सही है, पर जैसे ही प्रॉफिट आपको आया आप उसे 4 गुना देखते हो तो वो भी सही है, पर उसके लिए समय आपके पास होना चाहिए, है ना। तो फिर जब गिरावट में फिर टेंशन नहीं लेनी है। इसलिए दूसरे अकाउंट का निर्माण है। जिन्होंने अपने अकाउंट खुलवा लिए हैं, कृपया वो अपनी जर्नी को बिल्कुल स्मूथ तरीके से चला रहे हैं। मतलब भैया हल्का हल्का निवेश ही तो होगा ना मार्केट के अंदर, ये तो नहीं होगा सारा पैसा लाकर डाल दिया। और जिन्होंने नहीं खोला है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में खोल सकते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग सुपर थैंक्स भेज रहे हैं उनका भी काफ़ी धन्यवाद। देखो सर, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप इन गिरावटों से टेंशन ले रहे हैं और आपको पता है आगे इवेंट है, और आपको पता है आगे राजनीतिक माहौल क्या है, और आपको पता है देश प्रगति की और किस तरीके से आगे की दृष्टि के साथ देख रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको भापना आना चाहिए ना। तो तब आपकी एक रणनीति अच्छी बनेगी, वरना ये गिरावट आज आपके लॉस बुक करवा देगी। और अच्छे शेयरों से लॉस बुक करना, तो फिर हमने तो इस तरीके से पैसा, देखो सर 2 तरीक़ों से लोग पैसा लगाते हैं। अब 2 तरीके समझना। आज मान लो राम और शाम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। राम ने पूरा एनालाइज किया है, फंडामेंटल चेक किया है, न्यूज़ की एनालाइज की है, कंपनी की बारीकियां देखी हैं, अलग अलग रणनीतियां देखी हैं, कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी कितना कैपेक्स करेगी, कंपनी ये करेगी, वो सारी रणनीतियां राम को पता है। समझ रहे सर। अब राम ने एक कंपनी के शेयरों को लिया, दूसरी तरफ है शाम। शाम ने कुछ नहीं देखा, सामने किसी के टारगेट देखे और सामने उस अनुसार शेयरों को खरीदा। दोनों ने एक्चुअल एक ही प्राइस में खरीदा। अब राम को उस शेयर के बारे में पूरी नॉलेज है, शाम को सिर्फ टारगेट पता है कि भाई इतना ऊपर, अगर इतना नीचे तो स्टॉप लॉस। अब आप एक चीज़ समझो, जब जब वो शेयर नीचे तरफ जाएगा राम वहाँ पर खुश रहेगा, क्योंकि राम को आगे की पिक्चर पता है, क्योंकि राम ने फंडामेंटल मजबूत वाला शेयर पकड़ा है। जब जब वो शेयर नीचे जाएगा शाम वहाँ कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि शाम को ये नहीं पता कि वो शेयर क्या काम करता है, किस तरीके से चीज़ें करता है, उसका फंडामेंटल कितना मजबूत है और वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, शाम को ये नहीं पता। अब शाम इंतजार कर रहा है उसका ऊपर जाने के लिए, क्योंकि शाम ने अपनी कमान छोड़ दी। शाम ने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मैं तो बैठा हूँ। शाम ने छोड़ दिया उसको, क्योंकि अब शाम वो शेयर ऊपर जाए नीचे जाए शाम को उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि शाम ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि शाम को उसके काम के बारे में पता ही नहीं। अब वो ऊपर जाए तो शाम की एनालाइज सही हो जाएगी, अगर वो नीचे जाएगा शाम की एनालाइज गलत हो जाएगी। तो उस एनालाइज के थ्रू काम ही क्या करना। पर राम को पता है कि अगर ये शेयर नीचे भी जा रहा है तो भैया ये एवरेज या किसी माध्यम से ऊपर जरूर आएगा। और राम को पता है अगर ये शेयर ऊपर जा रहा है तो उसे ज़्यादा खुशी होने की नहीं, क्योंकि उसके लक्ष्य आगे की तरफ है। इसलिए 2 तरीकों से मार्केट में काम हो, बड़े अलग अलग तरीकों से वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। सर यही काम आती है, वरना तो लोग तो न्यूज़ बना बना कर आपको बताई जा रहे हैं। लोग तो तेज़ी के शेयरों में आपको हमने आपको तेज़ी के अंदर प्रॉफिट की चीज़ों को देखा ना। अब ये तो नहीं कहा कि ये खरीदो, पर मैंने क्या कहा कि जो चीज़ें आपको इधर, कल मैंने आपके लिए रामदेव अग्रवाल जी का एक ऐसा इंटरव्यू के अंदर का विश्लेषण आपके लिए करा और अधिकतर उनकी सारी बारीकियां मैंने आपको चीज़ों को समझाई, और जिनको वो चीज़ें समझ नहीं आई ना वो आगे जाकर धोखा खाएंगे। इसलिए विजय केडिया साहब, रामदेव अग्रवाल के दोनों को मैंने कवर किया है। कल वाली वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, उसकी चीज़ों को समझनी चाहिए कि पीएसयू जो सरकारी कंपनियां के माध्यम क्या देख रहे हैं। तो ये वो रणनीति होती है जिसे हमें कैच करना पड़ता है। तो भाई राम को पता है, अब शाम को नहीं पता। अब आपको पता है कि हम राम बनना चाहेंगे या शाम। अच्छे शेयरों के अंदर जब हमें प्रॉफिट आता है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, पर उसी के अंदर जब वो गिरावट करता है हम दुखी हो जाते हैं। तो हम वहाँ शाम है, हमें राम बनना है भैया। आज वो एनजीसी 10 से 12 रुपये गिरा है, पर भागा कहाँ से है वो चेक करा किसी ने? भागा कहाँ से था? क्या वहाँ आपने देखो सर, अच्छे शेयरों से मैंने प्रॉफिट लिया। मैं आपको बता दूं, मान लो मेरा अभी कुछ महीनों का प्रॉफिट अगर 3 लाख है, तो अगर आज की स्थिति या कल की स्थिति मिलाकर कुछ मुझे उसमें लॉस भी हो रहा है, अब जो मैंने नए शेयर खरीदे हैं, तो वो मेरे प्रॉफिट से बहुत नाम मात्र का लॉस है। इसी तरीके से अपने प्रॉफिट की तलाश आपको चीज़ों के साथ करनी पड़ेगी। एक चीज़ आपको और समझनी है, डिविडेंड।
डिविडेंड वाली कंपनियों का सिलेक्शन करो, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड देती हैं, जिससे हमारा हर 3 महीने में अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है तो वो कुछ हिस्सा हमारे अकाउंट में आता है। उस चीज़ों को ज़्यादा करिए और उसके अंदर शेयरों के उतार चढ़ाव को नहीं देखना है, राम बनना है और शेयरों के अंदर सिप लगानी है। धीरे धीरे उन शेयरों को इतना अच्छा कर लीजिए ताकि अच्छा अगर वो डिविडेंड दे तो आपको बैठे बैठे पैसा मिले और वो आपका फ्यूचर की चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है वो गाय दूध दे रही है हर 3 महीने में और वो मुझे पैसा दे के जा रही है, तो आप क्या करोगे, उसे धीरे धीरे उसके गिरावट में भी बढ़ाओगे और जब जब वो ऊपर जाएगा शेयर, तो इसलिए डिविडेंड वाली कंपनियों का सिलेक्शन करना शुरू कर दो। वो आपकी नींव है डिविडेंड। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रखने वाले शेयर जो हैं वो आपके डिविडेंड वाले होने चाहिए, क्योंकि रखने वाले शेयर अगर हमारे निगेटिव होंगे तो वो तो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसमें हमें मज़ा ही नहीं आ रहा है। पर अगर हमारे पास डिविडेंड वाले शेयर होंगे, एक तो डिविडेंड कौन देता है, जो कमाता है, जो कंपनी कमा रही है भैया वही तो डिविडेंड दे रही है, और जो कंपनी अपने लाभ में से डिविडेंड बांट रही है तो यानी कि वो मजबूत है, यानी कि वो समझा रही है कि भैया मैं आपको डिविडेंड दे रही हूं, निवेशित रहो। तो क्या करना है, 10 से 15 शेयर आपको डिविडेंड वाले सिलेक्ट करने हैं और उसके अंदर सिप लगानी है, ताकि आपका बुढ़ापा भैया डिविडेंड से ही कट जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये छोटी चीज़ नहीं है, रणनीतियाँ शेयर मार्केट में बनानी पड़ेगी। डिविडेंड मिलना एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो एक प्रसाद है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ निगेटिव शेयर है वो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो भैया वो हमेशा निगेटिव है, चाहे वो कितना प्रॉफिट दे रहे होंगे आपको, क्योंकि कभी ना कभी तो निगेटिव हो ही जाएंगे वो। और जो डिविडेंड कंटिन्यू दे रही है वो मजबूत है ना। तो आज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीकों से समझा दिया। देखो सर, कोल इंडिया जो देश की बड़ी एक, आपको पता है, कोयले की एक बड़ी कंपनी है, जो आजकल आपको ज़्यादा फोकस में भी देखने को मिल रही है, जो आजकल आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए और अपने कोयले की निविदाएं को अलग ढंग से करते हुए भी देखने को मिल रही है। हर एक चीज़ मैंने आपको उसके बारे में बताई है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि जिस कंपनी के ऊपर हमारी वीडियो या हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो कितनी मजबूत है, जब किसी कंपनी की तुलना टॉप 10 अनुसार हो जाए तो वो अपने आप में एक बेस्ट हो जाती है। अपनी टॉप 10 में आने के लिए कंपनी के अंदरूनी काम जो है वो मजबूत होते हैं। दुनिया की 10 बड़ी जो कोयले की खदानें हैं उसके अंदर तो 2 तो भारत में ही हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और दोनों जो भारत में है वो कोल इंडिया की सहायक कंपनी की है, जो SICL कि 2 जो खदानें छत्तीसगढ़ में है, जिसका नाम है गेवरा और कुसमुंडा। गेवरा को दुनिया की दूसरी खदान, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी खदान दुनिया की, और मुंडा को दुनिया की चौथी, यानी कि टॉप 5 में मान लो 2 कंपनियां आ रही हैं जो कोल इंडिया की है। कितनी बड़ी ये न्यूज है। देखो सर, कोल इंडिया इन 2 खदानों से करीब 100 मिलियन टन प्रति वर्ष का उत्पादन करता है। ये इतना ज़्यादा वहाँ से कोयला निकाला जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 2 जो कंपनियाँ, यानी कि 2 जो इसके खदानें हैं, ये पूरे भारत की जो कोयले की क्षमता है ना, कोयले का जो बाजार का हिस्सा है उसका 10% तो यही उत्पादन करते हैं। यानी कि 2 ही कंपनी पूरे भारत की जो कोयले की चीज़ें हैं हमारे पास हिस्सेदारी, उसके अंदर 10% तो इन 2 कंपनियों की, और ये 2 कंपनियां हैं, यानी 2 खदानों की है। और जो ये सहायक कंपनी है ये है कोल इंडिया की। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इन 2 खदानों में ही, समझना सर, इन 2 खदानों में ही देश की ऊर्जा भंडार जो है इन 2 खदानों से अगले 10 वर्षों तक के पर्याप्त हैं। यानी कि इस 2 खदानों से अगले 10 वर्षों तक कोयले की इतना निकाला जा सकता है जिससे 10 वर्षों तक ऊर्जा का जो भंडार है वो कायम रहेगा। ये कुछ लोगों को छोटी न्यूज़ लग सकती है, पर ये कोल इंडिया को काफ़ी मजबूत कर रही है कि टॉप 10 में 2 बड़ी खदानें तो भारत में ही हैं कोयले की, और दोनों छत्तीसगढ़ में है, जिसके अंदर कोल इंडिया एक प्रमुख सहायक कंपनी का मालिक बनकर बैठा है। तो समझने वाली चीज़ें होती हैं, उसको हमें समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा, अब बात करेंगे IDPI बैंक के बारे में। तो IDPI बैंक के बारे में 2 से 3 साल हो गए कि ये बैंक प्राइवेट होगा, सरकार या LIC इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। मई 2021 को केंद्र सरकार ने RBI को ये चीज़ें बताई कि वो इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी को
सेल करना चाह रहा है और इसके लिए वो इंतज़ार कर रहा था आरबीआई से हरी झंडी का। ये बहुत बड़ी न्यूज थी जिसके अंदर से सरकार और एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेचने की चीज़ों के साथ आई और ये न्यूज आपको कंटिन्यू आती हुई जब से ही दिख रही है। और जितना ज़्यादा ये काम की स्थितियों के साथ शेयर प्राइस का ऊपर नीचे होता है ना, उससे ज़्यादा इस न्यूज़ से होता है कि भैया यहाँ से सरकार अपना हिस्सेदारी या एलआईसी अपनी हिस्सेदारी को बेचने जा रहे हैं। अब आप समझना कि आईडीपीआई बैंक जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है और अच्छा खासा सेल्स भी करता है। तो मार्च 2024 में आईडीपीआई बैंक की जो सेल्स थी 6,995 करोड़ रुपए की सेल्स थी और कंपनी ने प्रॉफिट करीब 1,672 करोड़ रुपए का कर दिया था। कंपनी जानदार है। देखो सर, सबसे बड़ी बात है कि दो जो सबसे ज़्यादा प्रमोटर इसके अंदर हैं, एलआईसी है और आपका केंद्र सरकार है, यानी कि राष्ट्रपति है। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एलआईसी की हिस्सेदारी आईडीपीआई बैंक में कितनी है? 49.24% की हिस्सेदारी है और सरकार की 45.48% की है। 45.48% की टोटल होगी 94.72% की। सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर से तीव्रता से अगर निकालेगी तो करीब उसे 29,000 करोड़ रुपए का कि वह विनिवेश की चीज़ों के साथ है जो सरकार ने सोचा था। अब इसके अंदर आरबीआई ने सही और उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की चीज़ों के साथ बड़ी तेजी से वो वर्क कर रही है और इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। आरबीआई की तरफ से एक चीज़ आ रही है कि उसने जो 4 इसके अंदर बोली करता थे, जिसके अंदर एक विदेशी था, 3 आपको यहीं के देखने को मिलेंगे, तो तीनों के अंदर तो उचित मापदंड जो भी चीज़ें चाहिए थी वो पूरी है बोली लगाने की चीज़ों के साथ। जो चौथी है जो विदेशी है उसकी जांच में थोड़ी सी उन्हें अलग चीज़ें दिखी, तो यहाँ पर अभी 3 है। तो यहाँ ने जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए आरबीआई की तरफ से इस चीज़ को हरी झंडी मिल सकती है और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो बड़ी तेज़ी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको प्राइवेट होने की स्थितियों के साथ, यानी कि हिस्सेदारी बिकने की स्थिति के साथ। तो ये एक चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि आरबीआई के द्वारा एक सूची तैयार करने की चीज़ें जो आ रही हैं अब आपको इस महीने के अंत तक दिखेगी, जिससे सरकार अपनी हिस्सेदारी को आईडीपीआई बैंक से बेच सकती है। पब्लिक बहुत नाम मात्र की है कंपनी के अंदर, करीब 4.65% की पब्लिक है और 94.72% के तो एलआईसी और आपको देखने को जॉइंट वेंचर में मिलेंगे सरकार। और अब अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, इस महीने के अंत तक मतलब हो सकती है चीज़ें, तो फिर आपको एक नई रणनीति देखने को मिलेगी। तो कल भी इसी न्यूज़ से ये शेयर आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिले थे ना, तो चीज़ों को आपको समझकर आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, टीटीएमएल का शेयर आपको 2 सत्रों में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाकर चला गया और आज आपको ये तो 105 रुपये तक भी जाता हुआ देखने को मिला है, यानी उससे ऊपर भी जाता है जो देखने को मिला है, यानी 100 को इसने पार कर दिया, जो काफ़ी दिनों से आपको एक ही रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो सर, ये वो शेयर है जो आपको 290 के हाई भी दिखाकर आया है और अब शेयर आपको 2-4 दिनों से तेज़ी के संकेतों में ही मिला है। पर आपको चीज़ें समझनी है कि कुछ लोग, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखो सर, टीटीएमएल का जो वर्क है क्लाउड में हो गया, सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए हो गया, या किसी के बिजनेस में ग्रोथ करने की चीज़ों के साथ उनके लिए इंटरनेट की सुविधाओं के लिए हो गया, और आपको जूम के साथ पार्टनरशिप, गूगल के साथ पार्टनरशिप, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप, ये इसकी मजबूती को दिखाता है कि ये अच्छे ग्रुप की कंपनी है। और जो कंपनी लॉस कर रही है, जिस कंपनी का फंडामेंटल अभी कमज़ोर है, फिर भी उसके साथ अच्छे अच्छे पार्टनर जुड़े हैं, क्योंकि जो इसके अंदर नेतृत्व है वो टाटा ग्रुप का है। तो जब कोई कंपनी का शेयर प्राइस, चीज़ें समझना कि अगर इस कंपनी को, टाटा ग्रुप को नहीं चलाना होता तो भैया ये कब की बंद हो जाती, क्योंकि इसने अपना जो बिजनेस था आपको पता ही है एयरटेल की तरफ ट्रांसफ़र भी किया था जब वो सिम वाली चीज़ें थी। तो इस कंपनी को आगे की स्थितियां अलग ढंग से देखनी है, जिसके अंदर ये अपनी इंटरनेट की सुविधाओं के साथ, क्लाउड के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। तो ये आपको समझना है कि कुछ लोग इसको बीएसएनएल के साथ जोड़ते हुए देख रहे हैं। देखो सर, हमारे सामने न्यूज़ अगर आ जाए कि भैया बीएसएनएल विद टीटीएमएल की पार्टनरशिप हो गई साथ में दोनों की ना, तो वो तो अलग चीज़ है।
पर हमारी चीज़ें को आपको समझना है कि हम इस चीज़ पर अध्ययन करते हैं कि इसकी ही साथ की जो एक कंपनी TCS और जो तेजस नेटवर्क है भैया, वो BSNL की चीज़ों को बेस्ट करने के लिए दौड़ रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो 15,000 करोड़ रुपए का तेजी के साथ जो ऑर्डर मिला है TCS को, जिसके अंदर 4G के विस्तार करने की चीज़ों के साथ TCS वर्क करेगा, उस न्यूज को कुछ इस शेयर के साथ जोड़ रहे हैं, जो मुझे लगता है वाकई ही हमारे लिए आगे गलत हो सकती है। लेकिन शेयर ये बहुत अच्छा है अलग रणनीतियों के साथ। हमारे सामने अगर TTML विद BSNL चीज़ें आएँ तो उसे हम परफेक्ट चीज़ सोचेंगे। तो फिलहाल आप TTML को अलग गतिविधियों से देखो, वो उसके काम के हिसाब से, जिस हिसाब से वो वर्क कर रहा है। देखो सर, सबसे पहले इसकी अगर हम सेल्स देखें तो मार्च 2024 में कंपनी 323 करोड़ रुपए की सेल्स और 309 करोड़ रुपए का कंपनी लॉस कर रही है, और 323 करोड़ की कंपनी ने सेल्स कर दी है। तो कंपनी यहाँ पर अभी आपको देखना ज़्यादा लॉस करती आ रही है। दूसरा, अगर इसके हम प्रमोटर देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता ही है कि भाई प्रमोटर कौन बैठा है इसके अंदर, जो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसके हिसाब से शेयर होल्डिंग के हिसाब से कंपनी मजबूत लग रही है और टाटा के नाम से कंपनी मजबूत है। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल कमज़ोर है, आप ये समझ कर चलना। कंपनी अभी अपने में ग्रोथ जो कर रही है, अपनी सेल्स को बढ़ाकर करेगी, लॉस से प्रॉफिट में आएगी और अपनी चीज़ों को अच्छा करती जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। कंपनी का जो मार्गदर्शन है बहुत बेस्ट है, जो कंपनी आगे के जो फ्यूचर के लिए वर्क कर रही है वो भी काफ़ी बेस्ट है। तो ये फ्यूचर के हमारे हिसाब किताब की चीज़ें बन जाती हैं, तो ये रखने वाला शेयर आगे के लिए हो जाता है। और अब आप एक समझो कि हमारे जो देश के टेलीकॉम मंत्री कौन है, ज्योतिराव सिंधिया जी, वो बड़े परफेक्ट तरीके से MTNL और BSNL पर निगरानी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी 4G की स्थितियां लॉन्च करने की स्थितियों के साथ आ रही है। तो ये MTNL यहाँ से बेस्ट हो रहा है, क्योंकि BSNL के साथ साथ MTNL भी अब 4G की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये एक इसका मुख्य पार्ट हो सकता है तेजी का। बल्कि अगर हम MTNL का भी फंडामेंटल देखें तो भाई बहुत कमज़ोर है ना, तो उस चीज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये अभी जो न्यूज बेस्ड शेयर MTNL भाग रहा है, इससे थोड़ा सा अभी हमें चीज़ों को समझना है। पर चीज़ों को ये भी समझना है कि बड़ी तेज़ी के साथ BSNL जो है अच्छा खासा TCS, तेजस नेटवर्क, C.DOT के साथ आगे बढ़ने की चीज़ों के साथ है और अन्य ग्राहक वेंडर इसके साथ हैं। तो कहीं भी हमें कहीं भी TTML की चीज़ें नहीं दिखी, हमें दिखी है TCS, तेजस नेटवर्क जो इनके वेंडरों में है, और आपका C.DOT और अन्यों में अगर TTML हो तो अलग बात है, पर हमारे सामने नहीं आया है। तो जब तक सामने नहीं आया हम उसे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इस न्यूज़ को जोड़ रहे हैं TTML से। देखो सर, मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, भारत 6G टेक्नोलॉजी के लिए 127 प्रमुख पेटेंट के लिए प्राप्त करने के लिए भी बड़ी तेजी से वर्क कर रहा है और आगे जाकर इस टेक्नोलॉजी का वो नेतृत्व भी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि 5G के बाद 6G की भी तैयारी हमारे देश में चल रही है, जिसके अंदर 127 प्रमुख पेटेंट प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए चीज़ों के साथ आगे बढ़ा जा रहा है ना, तो वो 6G की चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर टेलीकॉम वाले शेयर जो हैं आगे जाकर फ्यूचर में बेस्ट चीज़ों के साथ दिख रहे हैं। तो ये ज्योतिराव सिंधिया जी वाले मैंने आपको बता दी, जिसके अंदर जल्दी से जल्दी BSNL और MTNL की 4G सेवाएं की चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं, और इसके लिए वो तेजस नेटवर्क, C.DOT और आपका TCS की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा, है ना। तो TCS मुख्य तौर पर BSNL की चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थितियों के साथ हमें दिख रहा है, और TTML का अलग वर्क है। जिस हिसाब से वो तेज़ी दिखा रहा है वो उसके अपने अन्य काम हो सकते हैं, ये आप समझ कर चलना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया कोल इंडिया के बारे में, TTML के बारे में, MTNL के बारे में, IDPI बैंक के बारे में, और जिस तरीके से हमारी चीज़ें अपने को परफेक्ट करने में लगेगी वो होगी होल्ड करके और डिविडेंड वाले शेयरों के साथ, और समय पर अपने प्रॉफिट की चीज़ों के साथ, है ना। गतिविधियों को जानने की स्थितियाँ जितनी जल्दी आपके दिमाग में आएगी उतनी जल्दी आपको मार्केट समझ में आएगी, क्योंकि यही वो शेयर हैं जो कुछ दिन पहले आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, और यही वो शेयर हैं आज आपको लग रहे हैं कि कैसे अपना प्रॉफिट हमको बचाना है, या जल्दी से जल्दी ये अपने शेयर जो हैं अपनी खरीद की वैल्यू में आए। तो समझ लेना, हाई में चलने वाली चीज़ें
आगे की रणनीतियाँ, चुनावी रणनीतियाँ, राजनीतिक रणनीतियाँ, इधर उधर की रणनीतियाँ, सारी रणनीतियाँ अगर आपके माइंड में होगी तब आप कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो, वरना टारगेट में उलझने वाली चीज़ें तो सभी बता रहे हैं। तो अपनी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ को मैंने आपको बताया है, अलग अलग गतिविधियों को अलग अलग हिसाब से समझाया है। बाकी हमारी जो रणनीतियाँ हैं लंबे समय के लिए है, और अब से डिविडेंड की चीज़ों को भी देखना शुरू कर दो, क्योंकि वो एक बिल्डअप करेगी आपके फ्यूचर के निर्माण के लिए। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको टारगेट देकर आपको शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।